नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। हमने स्टार्ट किया था 49 डेज का चैलेंज और आज है उसका डे 3। हमने जो पहली टेस्ट सीरीज में स्टार्ट की थी वो ऑप्शनल क्वेश्चन की सीरीज थी और उसका आज अपने तीसरा लेक्चर है। इससे पहले अपनी जो 2 क्लास हुई है उसके अंदर हमने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 18 ऑप्शनल क्वेश्चन हर क्लास के अंदर अटेंड किए हैं। सभी जो सवाल थे उन सभी को हमने अच्छे से एनालाइज किया है। उन सवालों के अंदर और कौन कौन से कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे, वहां से और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सभी का हमने अच्छे से विश्लेषण किया था। तो उसी प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर भी हम आपके लिए 18 ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके अंदर से प्रत्येक चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे उसी को यहाँ पर लिया गया है। सारे क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड है, यहाँ से कोई भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो क्लास के साथ एंड तक जुड़े रहना है। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। स्टार्ट करें अपनी क्लास। अपने पास जो पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर से है। रियल नंबर से 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो हमने भी 2 ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। पहला सवाल है कि 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। कि 225 है उसके अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले वाली अपनी जो 2 क्लास थी उसके अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पर पहले जो संख्या होती है उनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं और वो हमने वहां पर डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर केवल अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा है, बाकी कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये 225 के हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अगर हम 225 के अभाज्य गुणनखंड करने जाए, 225 के अगर हम क्या करें अभाज्य गुणनखंड, अब नॉर्मली अपने पास जो संख्या आती है वो छोटी होती है, ये उससे थोड़ी सी बड़ी है। वैसे ये भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल है, लेकिन यहाँ पर हम भाज्यता के नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इकाइकांक 5 है तो जब इकाइकांक सम होता है तो 2 का भाग जाता है। यहाँ पर इकाइकांक विषम आ रहा है मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम 3 का भाग देने की कोशिश करते हैं और 3 का भाग कब जाता है, जब संख्या के अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इस संख्या के अंक है 2, 2 और 5। अगर इन तीनों को ऐड करें तो बनता है 9 और 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, यानी इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 2 संख्या ले सकते हैं। 22 के अंदर 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 7 बार। 3 सते 21, 1 बचेगा, 1 और 5 हो जाएगा 15। 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। अब देखते हैं तो 75 आया। 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 होते हैं। 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, यानी इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 7 में देंगे तो 2 बार, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 15 के अंदर 3 का भाग 5 बार। ये आ गया अपने पास 25। अब 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 2 को ऐड करते हैं तो 7 आता है, वो 3 से विभाज्य नहीं होता। तो 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या होती है 5। तो 5 के लिए हम इकाइकांक देखते हैं, अगर 0 या 5 है तो वहां पर 5 का भाग चला जाता है। और 25 के अंदर हम जानते हैं 5 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 के अंदर 5 का भाग दिया, 1 आ गया। यानी 225 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। यहां पर अभाज्य गुणनखंड जो लिखे हुए हैं उसको अगर हम घातांक रूप में लिखें, उसको अगर हम किस रूप में लिखें घातांक रूप में, तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं और 5 2 बार है मतलब 5 की घात भी हो जाएगी 2। यानी ये आया 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं है। पहला वाला ये ऑप्शन है अपने पास, 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 27 और एलसीएम 162 है तथा उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था तो वहां पर हमने एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन देखा था कि अगर अपने पास 2 संख्या है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और उनका एचसीएफ। इन दोनों का गुणा करें या फिर दोनों संख्याओं का गुणा करें, जो वैल्यू आएगी वो दोनों से बराबर मिलेगी। तो पहली संख्या है अपने पास 54 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो दूसरी संख्या को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो पहली संख्या 54 थी, लिख दी, गुणा में दूसरी संख्या हमने क्या मानी x, बराबर में है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम दे रखा है 162 और एचसीएफ दे रखा है 27। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 54 जो यहां पर गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो भाग में, तो ये बन जाएगा
162 गुणा 27 बटे में 54। 27 से काटें, कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से 162 को काटें, ये कट जाएगा 81 बार, यानी x बराबर आ गया 81। यानी जो दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या अपने पास कितनी आ गई? 81। यानी 81 और 54 का एलसीएम 162 आता है और एचसीएफ 27 आता है। तो यहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है। अगर 3 संख्या है तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से सवाल पूछा है कि दी हुई गई आकृति y बराबर px, यानी ये जो अपने पास आकृति यानी जो ग्राफ लिखा हुआ है, जो ग्राफ है वो y बराबर px का है। यानी जो भी अपने पास यहां पर पॉलिनोमियल होगा, जो भी बहुपद होगा, उसके अंदर जो चर है वो x के रूप में है, p ब्रैकेट x। यानी ये बता रहा है कि पॉलिनोमियल गिवन इन x, यानी पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो चर है वो x है। यानी जहां px एक बहुपद है उसका ग्राफ है, ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? px के शून्यक यानी x के मान कितने आएंगे? x के मान कितने आएंगे? तो हमें देखना है कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को जितनी जगह पर प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा वो उतने शून्यक होंगे उसके। y बराबर px के रूप में लिखा है, यानी जो बहुपद है उसके अंदर चर क्या है? x। तो हमें x के मान चाहिए, तो x के मान तो कहां पर होंगे? x अक्ष पे होंगे। तो देखना है कि ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है, वही उसके शून्यक होंगे। जब इस ग्राफ को देखते हैं तो एक तो x अक्ष को यहां पर प्रतिच्छेद किया, एक x अक्ष को यहां पर प्रतिच्छेद किया और एक x अक्ष को यहां पर प्रतिच्छेद किया, यानी 3 जगह पर प्रतिच्छेद हो रहा है। यानी इसके जो शून्यक होंगे वो शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जब बहुपद किस रूप में दिया है? y बराबर px। अगर यहां पर लिखा होता कि जो बहुपद है वो x बराबर py के रूप में है, x बराबर py के रूप में है, यानी जो बहुपद है उसमें चर क्या है? y। तब हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो y अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तब हम कहते हैं इसका शून्य कितना होगा? इसका शून्य कहलाएगा 1, क्योंकि ये ग्राफ है वो y अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर y बराबर px लिखा है यानी जो बहुपद है वो x पे है, तो शून्य अगर ज्ञात करेंगे तो वो x के मान होंगे। तो देखना है ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और अगर जो बहुपद है वो x बराबर py के रूप में है, यानी बहुपद के अंदर चर y है, तो देखना है ग्राफ y अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि जहां पर प्रतिच्छेद होगा वहीं पर y की वैल्यू होगी। तो जो दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो उसका शून्य होगा। तो अगर बहुपद x के अंदर है तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद देखना है, बहुपद y के अंदर है तो y अक्ष पर प्रतिच्छेद देखना है। तो यहां पर इसके शून्य कितने आ जाएंगे? 3। अगला सवाल, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद के अंदर जो बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है? 2। यानी अंदर जो भी चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए? 2। अगर 2 से कम है तो रेखिक है, 2 से अधिक है अगर 3 है तो वो त्रिघात है। अगर केवल 2 ही घात वहां पर मौजूद है, अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2, तो वो द्विघात बहुपद बनेगा, अन्यथा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर सीधे x की घात 3 है, यानी ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर 2 घात है, यहां पर भी 2 घात है। अब यहां पर वैसे ही डायरेक्ट देखे तो एक ही नजर आ रही है, लेकिन ये दोनों गुणा में है, तो एक बार इनका गुणा करके देख लेना है। यहां पर पूछा है कि द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये वाला द्विघात बहुपद नहीं है, यही वाला अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखना 2x स्क्वायर माइनस 32, 2x स्क्वायर माइनस 32 यानी x की घात कितनी है? 2। अब द्विघात का जो मानव रूप होता है वो हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी अंदर जो चर है अपने पास उसकी अधिकतम घात कितनी आएगी? 2 आएगी। अब ये x वाला पद ये चाहे हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये अचर पद ये भी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये x स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। अगर कोई बहुपद ऐसा है जिसमें 2 घात वाला पद है, चाहे एक घात वाला पद या अचर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने केवल 2 घात वाला पद चाहिए। अगर 2 घात वाला पद है इसका मतलब वो द्विघात बहुपद होगा। अगर 2 घात वाला पद नहीं है यानी वो द्विघात बहुपद नहीं है। x वाला पद और ये अचर पद ये होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर एक सवाल और आता है अपने पास कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है,
इसके लिए क्या कंडीशन सही होती है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि ए का मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी द्विघात बहुपद कब बनता है? जब ए का मान 0 के बराबर नहीं आता है, क्योंकि अगर ए 0 के बराबर आ गया तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0। तो यहां पर दो घात वाला कोई पद रहेगा ही नहीं। दो घात वाला पद अगर नहीं है तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी जाके द्विघात बहुपद बनता है। यहां पर देखना, ए की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 2। एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स वाला पद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, द्विघात बहुपद ही कहलाएगा। यहां पर दो घात वाला पद भी है, एक घात वाला पद भी है, अचर भी है, दो घात है यानी द्विघात बहुपद होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 3, एक्स का मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करें माइनस 2x प्लस 6, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखते हैं तो अपने पास दो घात आ रही है, यानी ये भी द्विघात बहुपद है। ये जो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर 3 घात आ रही है, यानी ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है। सवाल के अंदर यही पूछा था निम्न में से कौन द्विघात बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, k के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 3x बराबर y प्लस 1, 2k माइनस 1x प्लस y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है इसका मतलब जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर है। कहा गया है कोई हल नहीं है, और कभी रेखिक समीकरण युग्मों के अगर हल नहीं आते हैं तो वहां पर जो रेखाएं बनती है वो समांतर होती है। हल कब आता है? जब रेखा या तो स्पर्श करें या प्रतिच्छेद करें, जबकि जो समांतर रेखा होती है वो न तो स्पर्श करती है एक दूसरे को, न ही प्रतिच्छेद करती है। तो समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता, यानी ये दोनों रेखिक समीकरण है। इसके लिए अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन ऐसी आएगी जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और समांतर रेखाओं के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यानी हमें यहां से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी है और उनको बराबर करना है। c1 c2 की वैल्यू निकालने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो इनके बराबर नहीं आती है। जो बराबर आता है उनको बराबर में रखकर तुलना कर देनी है। यानी a1 बटे a2 को किसके बराबर में रखना है? b1 बटे b2 के। यहां से अगर a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाले, जो पहला समीकरण है वो है 3x बराबर y प्लस 1। मानक रूप में चेंज करें, ये दोनों बराबर के इधर है, इधर लेके जाएंगे तो दोनों माइनस के अंदर चेंज हो जाएंगे, बराबर में आ जाएगा 0। ये समीकरण फर्स्ट है। यहां से अगर a1 की वैल्यू निकाले तो जो x का गुणांक है वो a होता है। रेखिक समीकरण का मानक रूप भी लिख सकते हैं आप, ax प्लस by बराबर c। तो x का गुणांक a होता है। तो दो समीकरण है तो a1 a2 बनेंगे, तो ये a1 आ गया अपने पास 3, b1 y का गुणांक b होता है तो y का गुणांक आगे लिख सकते हैं माइनस का 1। अब c1 या c2 की जरूरत नहीं है तो केवल ये दो मान लिखेंगे काफी हो जाएगा अपने लिए। अगला है 2k माइनस 1 x प्लस y बराबर 2k प्लस 1। यहां पर देखते हैं ये पूरा प्लस के अंदर इधर आएगा तो माइनस में, तो ये बन जाएगा 2k माइनस 1 x प्लस y माइनस 2k प्लस 1। पूरे को ब्रैकेट में रखा, बराबर के उधर लेके गए, चिन्ह आगे आगे माइनस। आप चाहे तो माइनस के अंदर गुणा भी करा सकते हैं। इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करें तो x का गुणांक a है तो यहां पर a2 आ जाएगा 2k माइनस 1। y का गुणांक b होता है तो y का गुणांक आगे कितना है? कोई संख्या नजर नहीं आ रही, मतलब कितना है? 1 है, और आगे प्लस का निशान है यानी प्लस का 1। अब कोई हल नहीं है यानी रेखा समांतर है, तो उसके लिए कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो ये मान रखते हैं, a1 की जगह आ जाएगा 3, a2 की जगह आ जाएगा 2k माइनस 1, b1 की जगह आ जाएगा -1 और b2 की जगह आ जाएगा 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 और 3 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3, और -1 और 2k माइनस 1 का गुणा होगा तो 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, और माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, यानी ये बन जाएगा माइनस का 2k प्लस का 1।
अगर मैं माइनस का 2 के उधर लेके जाऊं, प्लस का 3 इधर लेके आए, तो -2 के उधर जाएगा तो प्लस का 2 के, और 3 इधर आएगा तो 1 - 3, यानी 2 के बराबर आ जाएगा माइनस का 2, तो के बराबर आएगा -2/2। काटा तो आ गया अपने पास -1। हमें के का मान ही पूछा था, तो के का मान कितना आया -1। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पूछा था कोई हल नहीं है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रतिच्छेदी रेखा होगी तब आपको यहां पर के की वैल्यू निकालने को नहीं कहेंगे। या तो संपाती रेखा होगी या फिर समांतर रेखा होगी, तभी इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो वहां पर हम ये तुलना के द्वारा हल नहीं निकाल कर सकते, तो वहां पर हमें अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। वहां पर हम चाहे तो प्रतिस्थापन, विलोपन कोई भी विधि यूज कर सकते हैं और x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर k का मान ज्ञात करने का कब पूछा जाएगा, जब रेखाएं समांतर होगी या फिर संपाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण y-3/7, y-3/7 माइनस x/2 बराबर 1। इसके अंदर कहा है कि y बराबर 10 है, y बराबर क्या है 10, तो x किसके बराबर है, यानी y की जगह अगर हम 10 रखते हैं तो x कितना आता है वो ज्ञात करना है। तो y की जगह 10 पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10 - 3/7 माइनस x/2 बराबर 1। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बटे में आ जाएगा 7 माइनस x/2 बराबर 1। 7/7 कितना आ जाएगा 1 माइनस x/2 बराबर 1। प्लस का 1 है इधर आएगा तो माइनस का 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी माइनस x/2 बराबर 1 माइनस 1। प्लस का 1 था, ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी माइनस x/2 बराबर 0 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0, यानी x की वैल्यू अपने पास आ गई 0। इस प्रकार का सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है, हो सकता है आपको x की वैल्यू दे रखी हो और फिर वहां से y का मान निकालने को कहे, तो जो दोनों चर है उसके अंदर से एक चर का मान सवाल में दे रखा होगा और दूसरे चर की वैल्यू निकालने को कहेंगे। हो सकता है कभी कभार ऐसा आ जाए कि x और y दोनों के मान दे रखे हो और इसके अंदर एक अचर पद k लिखा हो और k का मान ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है, तो वहां पर x और y की वैल्यू पुट करती है और जो अचर पद k है वो ज्ञात करना है। सवाल नंबर 7, दी गई आकृति में AED समरूप ABC, डायग्राम शायद नजर आ रहा होगा, अगर नजर नहीं आ रहा तो बना लेते हैं। ये लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर और ये है 14 सेंटीमीटर। काय की त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज ABC, तो DE का मान पूछा है। किसका मान पूछा है DE का। हमने जब पिछली क्लास हुई थी तो उसके अंदर बताया था कि ये जो सांकेतिक रूप है उसका मतलब होता है हम किसी भी एलिमेंट को कहीं पर नहीं रख सकते। ये जब इस रूप में लिखा है तो यहां पर बता रहा है कि A है वो A के बराबर है, E है वो B के बराबर है, D है वो C के बराबर है, यानी संगत स्थिति पर जो कोण है उनका मान बराबर होगा। और यहां से आगे वाले अगर 2 पॉइंट लेते तो भुजा बनेगी, यहां से भी आगे वाले 2 पॉइंट लेंगे तो भुजा बनेगी। उनका अनुपात उतना ही आएगा जितना इसके पीछे वाले 2 वैल्यू लेकर भुजा बनाएंगे। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि AE/AB किसके बराबर आएगा, इसके आगे वाले 2 पॉइंट लिए हैं तो इसके पीछे वाले 2 पॉइंट ले सकते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा ED/BC, और ये किसके बराबर हो जाएगा पहला और लास्ट वाला पॉइंट AD
बटे में आ जाएगा AC। ये सभी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ मान दे रखे हैं, वो मान आप चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, DE की। DE यानी ED, क्रम को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो भुजा ED की लंबाई और DE की लंबाई वो बराबर है, आगे से पीछे की ओर लंबाई गिने या पीछे से आगे की ओर जो लंबाई है वो बराबर रहेगी, यानी हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो केवल हम इस वाले भाग को लेते हैं, इसको अगर हल करेंगे तो इसका मान सवाल में दिया हुआ है, इसका मान भी दिया हुआ है, इसका मान भी दिया हुआ है, हमें केवल DE की वैल्यू निकालनी है। तो AE की जगह कितना रखेंगे, AE, यहां से यहां तक ये कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, बटे में AB यानी A से लेकर B तक, यहां से यहां तक ये पूरा कितना है, 16 और 14, यहां से यहां तक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, बराबर। ED कहे या DE कहे बराबर ही है, ये वाली भुजा, तो इसको हमने लिख दिया DE, बटे में BC यानी यहां से यहां तक ये कितना दे रखा है, 14। DE की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ही रखना है, इसको भेज देना है बराबर के उधर। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 14 बटे में 30 बराबर DE। 3 से काटें, ये कटा 10 बार, ये कटा 3 से 4 बार, यानी ये हो गया 14 चौक 56 बटे में आ गया 10 बराबर DE। 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 5.6, पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर। ये किसकी लंबाई आई है, DE की, यानी DE है वो कितना आ गया है, 5.6 सेंटीमीटर। तो जब ये समरूप लिखा जाता है तो वहां से हमें ध्यान रखना है कि जो संगत स्थिति है उस संगत स्थिति पर जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, और वहां से हम जो भुजा बनाएंगे तो भुजा का क्रम जो आगे लेते हैं वो का वो क्रम पीछे भी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, यदि आकृति में DE समांतर BC है, यानी ये DE और BC कैसे हैं, समांतर हैं, तो EC क्या होगा, यानी यहां से यहां तक ये लंबाई ज्ञात करनी है। यानी थेल्स प्रमेय से सवाल पूछा गया है, और ये सवाल है वो लगभग हर एक साल छोड़कर दूसरे साल पूछ लिया जाता है। हाफ ईयरली के अंदर भी आता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आता है। ये समझ लो कि जो अपने पास बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है उसका फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, जहां से हर बार ये थेल्स प्रमेय से सवाल पूछते हैं। यहां पर जब हम थेल्स प्रमेय की बात करते हैं तो उसका हम कथन लिखते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचे तो वो रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं, अगर DE समांतर BC है, अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो वहां पर थेल्स प्रमेय कहती है कि यहां से जो भुजाओं के अनुपात होंगे वो बराबर आएंगे। इसके समांतर ये रेखा खींची है तो ये रेखा इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, यानी यहां पर जो अनुपात बनेगा वो बराबर आएगा। यानी AD के बटे में DB लिखेंगे तो उतना ही मान आएगा जितना AE के बटे में EC रखने पर। तो AD का मान कितना दिया हुआ है, AD का मान दे रखा है 1.5, DB का मान दे रखा है 3, AE का मान दे रखा है 1 और EC हमें ज्ञात करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1.5 EC बराबर 3, EC की वैल्यू निकालनी है तो 3 बटे 1.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 10, 15 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी EC बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय से एक सवाल त्रिभुज के अंदर जरूर पूछा जाएगा। यह लगभग 100% श्योर रहता है कि जो थेल्स प्रमेय है वहां से एक सवाल हर साल पूछा जाता है। अगला मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, सिंपल सवाल है कि जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और उसके जो निर्देशांक होते हैं वो हम लिखते हैं 0,0। अगर हमें किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी लिखनी है तो उस बिंदु के लिए y की वैल्यू लिख देनी है, और y अक्ष से दूरी लिखनी है तो x की वैल्यू लिख देनी है। लेकिन ध्यान रखना है दूरी के अंदर जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अगर पॉइंट माइनस के अंदर भी है तो भी जब उसको दूरी में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस के अंदर लिखेंगे। अगर भुज का मान पूछा है तो x की वैल्यू लिख देनी है, कोटि का मान पूछा है तो y की वैल्यू लिख देनी है। मूल बिंदु 0,0, मध्य बिंदु निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 तो x का निर्देशांक आ जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2 तो y निर्देशांक आ जाएगा। दूरी सूत्र लिखते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सारे सवाल हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं।
सवाल नंबर 10 त्रिकोणमिति से सवाल है। कहा 2 sin थीटा कोसेक थीटा का मान क्या होगा। लिखा हुआ है 2 sin थीटा कोसेक थीटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जो सबसे सिंपल रूप होता है त्रिकोणमिति के अंदर जो अनुपातों में, वो साइन और कॉस का होता है। तो उसके अलावा कोई एलिमेंट आता है तो कोशिश करनी है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, ये तो सिंपल रूप ही है। कोसेक को अगर चेंज करते हैं तो कोसेक बन जाता है 1/sin थीटा। यानी जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का प्रतिलोम होता है। साइन थीटा का प्रतिलोम करते तो कोसेक थीटा आता है, और कोसेक थीटा का प्रतिलोम करते हैं तो साइन थीटा आता है। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे कहलाते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, ये हो गया 2 इंटू 1, वैल्यू आ जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो यहां से हो जाएगा करेक्ट। हो सकता है सवाल ऐसे पूछ लिया जाए तो कॉस थीटा सेक थीटा, तो यहां से भी ऐसे ही हल करना है। कॉस थीटा ऐसा का ऐसा, और सेक थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा, तो ये भी कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर ऐसे लिखा है 5 tan थीटा कॉट थीटा, तो आप चाहे तो tan को 1/cot लिखें या cot को 1/tan लिखें। जैसे इसको मैंने लिखा 1/tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, कितना आ गया 5। आप यहाँ पर चाहे तो sin थीटा को 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं, sec से sec काट सकते हैं, और यहाँ पर 1/cosec लिखेंगे तो cosec से cosec भी काट सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से सवाल हल किया जा सकता है। अगला सवाल, का एक पतंग है भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है। पतंग का भूमि पर उन्नयन कोण कितना है, यानी उन्नयन कोण पूछा है। एक पतंग है भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जब पतंग उड़ेगी, जब भी पतंग उड़ती है तो उसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो जहां पर पतंग है वहां से सीधे नीचे लंबवत मानी जाएगी। जहां पर पतंग उड़ रही है वहां से अगर सीधा नीचे की ओर आए तो वहां से सीधा लंबवत नीचे आने पर जो दूरी होती है वो उसकी ऊंचाई कहलाएगी। ऐसा नहीं कि जहां से हम पतंग उड़ा रहे हैं वहां से पतंग की दूरी, वो डोरी की लंबाई है। अगर हम यहां से पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ दूरी पर पतंग उड़ रही है, तो यहां से उस पतंग तक की अगर हम दूरी मापते हैं तो वो पतंग की ऊंचाई नहीं आएगी, वो उस डोरी की लंबाई आएगी। पतंग की ऊंचाई तो कहाँ होगी कि जहां पर पतंग उड़ रही है वहां से सीधा अगर नीचे लंबवत आते हैं तो भूमि के जिस बिंदु पर स्पर्श करेंगे वहां से पतंग की जो हाइट है वो उसकी ऊंचाई के रूप में गिनेंगे। तो कहा है पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहां पर जैसे भूमि का बिंदु है तो यहां से 30 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यानी यहां से यहां तक ये जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी है वो बिल्कुल तनी हुई है, 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है, यानी भूमि का कोई बिंदु होगा जहां से उसको उड़ाया जा रहा है। तो कहा है कि वो डोरी है उसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर है। 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है, तो उन्नयन कोण कितना है, यानी थीटा की वैल्यू पूछी है। ये जो ऊंचाई है यहां पर 90 का कोण बनेगा, तो 90 के सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, ये आधार। तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है, जो भी यहां पर कॉन्सेप्ट चल रहा है वो इन दो भुजाओं के बारे में है, यानी लंब और कर्ण के बारे में। तो लंब और कर्ण के द्वारा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है वो मैं लिखना है। लंब और कर्ण के द्वारा एक तो साइन थीटा बनता है और एक कोसेक थीटा बनता है। दोनों में से आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। सिंपल होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा एज इट इज, लंब की जगह कितना लिखेंगे 30, और कर्ण की जगह कितना लिख देंगे 60। 30 से काटेंगे 60 कितनी बार, 2 बार, यानी साइन थीटा कितना आ गया 1/2। अब साइन की जब हम वैल्यू देखते हैं तो उसके अंदर थीटा बराबर 30 डिग्री पर कितना आता है 1/2, यानी ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान ही 1/2 आता है।
तुलना करें तो साइन की जगह साइन है, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। यानी ये जो उन्नयन कोण है उसका मान कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो अपने 9वां चैप्टर है वहां से 3 ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो जो सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के होंगे। वहां पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने पड़ेंगे और उसकी सहायता से तीनों भुजाओं में से एक भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगला सवाल है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नतास्त कोण कितना है। लिखा हुआ है अपने पास 6 मीटर ऊंचा खंबा है, यानी जो खंबा है उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, उस खंबे की छाया कितनी है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नतास्त कोण कितना है, यानी ये थीटा पूछा है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, खंबा है वो 90 के कोण पर खड़ा होता है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, 90 के सामने कर्ण होता है, और ये वाली भुजा कौन सी बची आधार। जब ध्यान से देखते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये जो दोनों भुजा है वो लंब और आधार है। तो लंब और आधार के द्वारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बनता है tan थीटा बनता है। तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा एज इट इज, लंब की जगह कितना लिखेंगे 6, आधार की जगह आ जाएगा 2√3, 2 से काटे कितनी बार 3 बार, यानी tan थीटा बराबर आ गया 3/√3। अब ये 3 है, इसको √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अगर 3 को मैं 2 बार √ के अंदर लिखता हूं तो गुणा होगा, तो जब भी गुणा होगा तो यहां से ये √ है वो हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। यानी इस 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। √3 से एक √3 कट गया, तो tan थीटा बराबर आ गया √3। अब tan के अंदर देखना है कि कहीं पर जो वैल्यू है वो √3 तो नहीं आ रही है। जब ध्यान से tan की सारणी देखते हैं तो वहां पर 60 डिग्री पर √3 मान मिलता है, यानी tan थीटा बराबर आ जाएगा tan 60 डिग्री। tan थीटा एज इट इज, और √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, तो इसको हटाकर हमने क्या लिखा tan 60 डिग्री। तुलना करें तो tan की जगह tan है, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। और ये थीटा क्या था उन्नयन कोण था, तो उन्नयन कोण आ गया अपने पास 30 डिग्री। यहाँ पर सवाल ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो पूछे, ये लंबाई भी पूछी जा सकती है, कर्ण निकालने को कह सकते हैं। अगर कर्ण निकालने को कहते हैं तो ये नॉन साइड है, ये अननोन साइड है, तो ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा के द्वारा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है उसको अप्लाई करना है। तो लंब और कर्ण के आधार से भी कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, और आधार और कर्ण के त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा भी कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण ज्ञात करने के अपने पास 4 तरीके हैं, और चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। अगला सवाल, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान रखना है कि जो पहाड़ी है उस पर जब हम चढ़ते हैं सीधा नहीं चढ़ते हैं, हम उसके ढलान पर चढ़ते हैं, यानी जो दूरी हम चल रहे हैं वो उसके कर्ण वाला भाग है, जो दूरी हम चल रहे हैं वो उसके कर्ण वाला भाग है। और पहाड़ी की अगर ऊंचाई कहे तो पहाड़ी की ऊंचाई है वो लंबवत गिनी जाएगी। पहाड़ी की ऊंचाई कैसे गिनी जाएगी लंबवत, यानी यहां से जो अपने पास डायग्राम बनेगा वो त्रिभुज के रूप का बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा त्रिभुज के रूप का। हम जब पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो यहां पर चढ़ेंगे, कभी भी पहाड़ी पर डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, पहाड़ी पर चढ़ना है तो ऐसे उसके ढलान के सापेक्ष ही चढ़ेंगे। तो कहा है कि जो ढलान है वो 37 से 60 का कोण बनाता है, यानी ये जो ढलान है वो 37 से कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है 60 का। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, शिखर यहाँ है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना चलना पड़ रहा है हमें 500 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो कितनी है 500 मीटर है। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, अब पहाड़ी की ऊंचाई यहां से यहां तक नहीं होगी, ये इस वाले पॉइंट से शिखर तक की दूरी है। जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो यहां से गिनी जाएगी। पहाड़ी की ऊंचाई कहां से गिनेंगे, ये वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक, तो इसको हमने कहा h, यानी h की वैल्यू निकालनी है।
देखते हैं तो एक हमें ज्ञात भुजा दी हुई है और एक भुजा है वो अज्ञात है। तो ज्ञात और अज्ञात के द्वारा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है वो हमें लिखना है। जो भुजा हमें दे रखी है वो 90 के सामने वाली है यानी कर्ण है। थीटा के सामने वाली भुजा ज्ञात करनी है और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो लंब और कर्ण के द्वारा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात बना, साइन थीटा। तो यहां पर हमें अप्लाई करना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू है अपने पास 60 डिग्री। लंब का मान कितना दिया हुआ है ज्ञात करना है यानी h। कर्ण का मान दे रखा है 500। अब साइन साइड की वैल्यू, आपको साइन साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन साइड की हम वैल्यू लिखते हैं √3/2 बराबर h/500। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 × h का गुणा किया तो ये हो गया 2h और 500 का √3 के साथ में गुणा किया तो ये हो गया 500 √3। h की वैल्यू निकालनी है तो h इधर ही रखना है, 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, यानी 500 √3/2। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा और आएगा 250 √3 मीटर। यानी ये जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी आएगी 250 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई क्या है। देखना इस सवाल को समझना जरूरी है, क्योंकि आप डायग्राम अगर बनाएंगे कोई भी बिंदु इधर से उधर हो गया तो वहां पर आपके पूरा सवाल गलत हो जाएगा और 1 नंबर है उसके जाने की संभावना बन जाएगी। जो सवाल में लिखा हुआ उसके हिसाब से ही चलना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, यानी पहले एक वृत्त बनाना है। एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, यानी ये वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, यानी वृत्त का बिंदु P है। वृत्त का बिंदु क्या है P, यानी वृत्त के अंदर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है P। उस वृत्त के ऊपर है, लिखा हुआ है वृत्त पर बिंदु। वृत्त पर क्या है बिंदु, यानी वृत्त के अंदर कोई बिंदु नहीं होता है। जो भी बिंदु होता है वो उसके बाहर जो परिधि बनी होती है उस पर स्थित होता है। तो हमने कहा कि ये जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक, ये त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और वृत्त पर एक बिंदु स्थित है P, यानी याद तक कंप्लीट हो गया। P पर स्पर्शरेखा PQ, स्पर्शरेखा का नाम क्या है PQ, जिसके अंदर P वाला पॉइंट तो ये है, ये P वाला पॉइंट है, ये वृत्त पर स्थित है। यहां पर एक स्पर्शरेखा आ रही है, उस स्पर्शरेखा का नाम है PQ। अगर ये वाला पॉइंट P है तो स्पर्शरेखा को बनाने वाला दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा Q। तो बाहर से एक रेखा आ रही है और वो जो बिंदु बाहर स्थित है वो कौन सा होगा Q, क्योंकि बाहर वाला बिंदु Q होगा तभी ये जो स्पर्शरेखा है उसका नाम क्या रखा जाएगा PQ। वृत्त पर तो फिक्स था पॉइंट क्या है P, तो बाहर वाला बिंदु क्या हो जाएगा Q, स्पर्शरेखा बन जाएगी PQ। कहा है P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, यानी ये जो केंद्र है उसका नाम क्या है O। तो O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी ये O और Q को मिलाते हैं तो OQ रेखा बनती है। ये कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई कितनी है, यानी ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये जो P वाला पॉइंट है ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 90 का, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण, यानी ये 12 सेंटीमीटर है, ये इस त्रिभुज का कर्ण है। ये 12 सेंटीमीटर है वो इस त्रिभुज का क्या है कर्ण। इन दोनों भुजाओं में से किसी को आधार ले सकते हैं, किसी को लंब ले सकते हैं। नॉर्मली ये कह सकते हैं कि आधार यानी R यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम आधार मान सकते हैं और स्पर्शरेखा की लंबाई यानी लेंथ, तो यह स्पर्शरेखा की लंबाई है उसको हम लंब मान सकते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा।
क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहता है कि हम गलती से ये वाली जो स्पर्शरेखा की लंबाई है इसको कर्ण मान लेते हैं, और इसको कर्ण मानते हैं तो जो वैल्यू है वो गलत आती है, क्योंकि कर्ण ये नहीं है, कर्ण अपने पास ये वाली भुजा है, यानी केंद्र से बाह्य बिंदु की जो दूरी है वो हमेशा कर्ण रहेगी। आप दिमाग के अंदर ये चीज बैठा सकते हैं कि जो केंद्र है वहां से बाह्य बिंदु की दूरी है वो हमेशा कर्ण रहेगी, त्रिज्या है उसको हम आधार लेंगे, स्पर्शरेखा की लंबाई है उसको लंब लेंगे। वैसे आप आधार और लंब को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी थीटा का मान दिया हुआ नहीं है। अगर थीटा कहीं पर लिखा हुआ है और उसके सापेक्ष मान निकाल रहे हैं तो इस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय में लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण है 12, यानी 12 का स्क्वायर। आधार क्या है अपने पास, आर को आधार मान सकते हैं तो आधार हो जाएगा 5। लंब क्या है, स्पर्शरेखा की लंबाई है, यानी आप चाहे तो एल लिखें या चाहे तो पी क्यू लिखें, यानी पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। प्लस का 25 है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर। घटाएंगे तो आएगा 119, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी पी क्यू बराबर आ गया अंडर रूट 119, यानी जो पी क्यू की लंबाई है वो अपने पास आ गई है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने गलती से इसको कर्ण मान लिया, इनको आधार और लंब माना, तो ये वाली भुजा है वो 13 आएगी, और वो भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा कंफ्यूज के लिए। जब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना है, एग्जामिनर चाहता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो और आपको उत्तर भी सही लगे, तो वो आपको यहाँ पर 13 भी उत्तर के रूप में देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कर्ण है, ये आधार और लंब है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान 13 आएगा, वो आपको ऑप्शन में भी दिखाई देगा, तो आप उसी को सही करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 90 का कोण यहाँ बनता है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, स्पर्शरेखा की लंबाई है वो कभी भी कर्ण नहीं होगी। यहाँ पर अगर 90 का कोण बनता तब जाके ये क्या होता कर्ण। जो कर्ण है वो हमेशा 90 के सामने वाली भुजा होती है, तो 90 के सामने तो ये बाह्य बिंदु की दूरी है, तो इसको क्या लेना है कर्ण। इन दोनों में से किसी को आधार और लंब मान सकते हैं। अगला सवाल, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r है, यानी जो वृत्त है उसके चतुर्थांश का परिमाप पूछा है। वृत्त के चतुर्थांश का क्या पूछा है, परिमाप। जैसे अगर हम कोई वृत्त बनाएं, ये जैसे अपने पास वृत्त है, तो इस वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप पूछा है। इसका जो चतुर्थांश होगा, यानी जो इसका चौथा टुकड़ा होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस चौथे टुकड़े का जो परिमाप है हमें वो ज्ञात करना है। परिमाप यानी बाहर वाली जो बाउंड्री है वो, तो इसकी बाउंड्री क्या है, यहां से लेकर ये और यहां से लेकर ये वाली, ये इसका क्या हो जाएगा परिमाप। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है कितना है। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक, तो ये अपने पास त्रिज्या है, त्रिज्या क्या हो जाएगी r, त्रिज्या r ही बोली है तो इसको हमने r नाम दिया। यहां से यहां तक ये भी क्या होगी त्रिज्या होगी, तो ये भी होगी अपने पास r। अब यहां से यहां तक ये पूरा कितना होता है 2 पाई r होता है, और ये 2 पाई r का कौन सा भाग है, चौथा भाग है, क्योंकि ऐसे 4 भाग बनकर इस परिधि का निर्माण करते हैं। यानी 2 पाई r है वो ऐसे 4 भागों को जोड़ने पर आता है, ये 2 पाई r का चौथा हिस्सा है, यानी 2 पाई r के अंदर 4 का भाग देंगे तब जाके ये अपने पास आएगा। और 2 पाई r के अंदर अगर 4 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा पाई r बटे 2, यानी यहां से यहां तक ये कितना है पाई r बटे 2, यहां से यहां तक ये कितना आ जाएगा पाई r बटे 2। इसका परिमाप चाहिए तो इन सभी को ऐड कर देना है, यानी r प्लस पाई r बटे 2। r प्लस r क्या हो जाएगा 2r प्लस पाई r बटे 2। क्या ये ऑप्शन कहीं पर लिखा हुआ है 2r प्लस पाई r बटे 2?
ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, इसको हम थोड़ा हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लें, एलसीएम, तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 2r के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4r, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा पाई आर के साथ में करेंगे तो आ जाएगा पाई आर, यानी आ गया 4r प्लस पाई आर बटे 2। क्या ये वाला कहीं पर ऑप्शन लिखा हुआ है, 4r प्लस पाई आर बटे 2? पहला ऑप्शन है अपने पास पाई प्लस 2r बटे 2, पाई प्लस 2r बटे 2। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों बराबर नहीं है, यानी पहला वाला ऑप्शन अपने हो गया क्लियर। दूसरा है अपने पास पाई आर प्लस 2r। यहां पर देखें तो पाई आर प्लस 2r है, यहां पर अपने पास क्या है 4r प्लस पाई आर बटे में 2, यानी ये दोनों ऑप्शन है वो आपस में बराबर नहीं है, ये भी हो गया अपने पास क्लियर। अगला है अपने पास पाई आर प्लस आर बटे में क्या है r, यानी यहां से r कॉमन लेकर काटे तो अपने पास बचेगा पाई प्लस 1, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। बचा अपने पास ये वाला, ये लिखा हुआ है अपने पास पाई आर प्लस 4r बटे में r। हो सकता है ये बटे में r ना हो, यहां पर हो सकता है लिखने में गड़बड़ हो, ये r नहीं हो सकता है, ये क्या होगा 2, यानी ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जो परिमाप है वो अपने पास आया है 4r प्लस पाई आर बटे में 2। परिमाप कैसे ज्ञात करना है, चतुर्थांश बोला है तो पहले तो चतुर्थांश बना देना है। अब ये चतुर्थांश है, इसके अंदर ये क्या होती है त्रिज्या होती है, ये भी क्या है त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक इसको हमने जब जोड़ा तो आ गया 2r, और यहां से यहां तक ये अपने पास क्या होता है पूरा जो भाग है बाहर वाला वो 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर का चौथा भाग है, तो हमने 2 पाई आर के अंदर 4 का भाग दिया तो आया पाई आर बटे 2, यानी 2r के अंदर पाई आर बटे 2 जोड़ना था। एलसीएम लेकर हल करते तो आता है 4r प्लस पाई आर बटे में 2। ये ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ पर बटे में r लिखा था वो गलत था, r नहीं आएगा, बटे में कितना आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी r का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी, परिधि पूछी है तो परिधि होती है 2 पाई आर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई की जगह लिख देना है 22/7, यह आ जाएगा 3.5। अब 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 10, 7 से काटें कितनी बार 5 बार, 5 से काटें 2 बार, 2 से 2 को काट दिया, यानी परिधि आ गई अपने पास 22 सेंटीमीटर। ये जो 3.5 है इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, तो कैलकुलेशन उल्टा और सिंपल लगेगी कि 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और r की जगह हो जाएगा 7/2, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी परिधि आ गई अपने पास 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है अपने पास एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा, या बेलन के लिए त्रिज्या दे रखी है कितनी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, क्या पूछा है उसका आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। जो भी उत्तर है वो उसके अंदर पाई लिखा हुआ नहीं है, यानी पाई की वैल्यू भी पुट करनी है, और जब पाई की वैल्यू कुछ रखने को ना कहा जाए तो 22/7 लिखना है, आर का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 और एच की जगह आ जाएगा 3, 7 से 7 कट गया, यानी ये आ गया 22 इंटू 7 इंटू 30, 22 इंटू 7 22 सत्ते 154 गुणा में 30, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, हासिल 1, 3 पंजे 15, 16 का 1, 16 का 6 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और पीछे 0 है तो 0, यानी 4620 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो घात कितनी आ जाएगी 3, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
तो ये जो अपने पास प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है, वहां से जो भी छोटे सवाल आएंगे वो इसी प्रकार के होंगे। वहां पर आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो फॉर्मूला है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर से केवल एक एलिमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे आयतन है तो पाई आर स्क्वायर एच लिखा है, जैसे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच लिखा, तो वहां पर आपको आर की वैल्यू दे रखी होगी, एच की वैल्यू दे रखी होगी, आयतन निकालने को कहेंगे। या हो सकता है आयतन दे रखा हो, आर दे रखा हो और एच निकालने को कहे। हो सकता है आयतन दे रखा हो, एच दे रखा हो और आर निकालने को कहे। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो इस फॉर्मूले के अंदर ही बनेंगे। तो जितने भी अंदर एलिमेंट है उसके अंदर से सारे एलिमेंट की वैल्यू पता होगी, केवल एक एलिमेंट की वैल्यू पता नहीं होगी। हमें बाकी सबको कैलकुलेट करना है और उस शेष बचे मान को ज्ञात करना होगा। लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है कि सांख्यिकी के अंदर जब भी हम कोई आंकड़े होते हैं उनको एनालाइज करते हैं तो वहां पर अपने पास केंद्रीय प्रवृत्ति की कुछ माप आती है, यानी उसके सापेक्ष हम सभी को कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पर हम एक तो माध्य ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं और माध्यक ज्ञात करते हैं। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या होती है, माप होती है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य भी आएगा, माध्यक भी आएगा, बहुलक भी आएगा, यानी उपरोक्त सभी। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब ये है कि उसके बीच का एक ऐसा मान जो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, वो उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाएगी। कि आप केवल एक संख्या लिखें और वो एक संख्या उस पूरे ग्रुप के अंदर जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी डिटेल है, उस सभी का रिप्रेजेंट करेगा, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्य उपयोग करते हैं, माध्यक को काम में लेते हैं और बहुलक को भी काम में लिया जाता है। इनमें सबसे अधिक अगर कोई उपयुक्त है तो वो माध्य है, क्योंकि माध्य के अंदर प्रत्येक प्रेक्षण पर वैल्यू निकाली जाती है। क्योंकि माध्य है वो प्रत्येक प्रेक्षण से जुड़ा होता है। माध्य के अंदर साइड वाली वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल जो बीच में वैल्यू है वही माध्यक होती है, बाकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहता। बहुलक के अंदर भी जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है, यानी उसके लिए भी शेष वैल्यू का कोई संबंध नहीं रहता। जब माध्य की बात करते हैं तो माध्य है वो प्रत्येक प्रेक्षण से संबंधित होता है। तो जो माध्य होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की बिल्कुल सटीक माप कहलाती है। कुल मिलाकर अपने चैप्टर के अंदर ये केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है। इसके अलावा भी होती है, जैसे हम पढ़ते हैं मानक विचलन, प्रसरण, ये आगे वाली क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें केवल इन 3 चीजों पर ही फोकस करना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इसके साथ ही आज अपनी ये जो क्लास नंबर 3 थी उसके अंदर हमने बोर्ड एग्जाम के अनुरूप ही 18 ऑप्शनल क्वेश्चन हल किए हैं। सभी सवाल सिंपल थे और इसी प्रकार के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए लगातार जुड़े रहना है अरावली पाठशाला के साथ। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लास को इतना शेयर कीजिएगा कि आपके जो भी साथी वगैरह हैं उन तक ये क्लास पहुंचे और वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो भी ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर आएंगे। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो जुड़े रहना है क्लास के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके लेक्चर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।